हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग ऑनलाइन टीचिंग विद मी अनी। सो स्टूडेंट्स, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट रूल थे उनका कंपाइलेशन देख रहे थे। तो इससे पहले तक हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं इस टॉपिक पे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज भी हम इन्हें ही कंटिन्यूएशन में रखेंगे। शुरू करने से पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी एओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, सीडीएस का हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, क्योंकि हमने हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सीरीज़ को प्रिपेयर किया है। तो शुरू करते हैं, आते हैं रूल नंबर 11 पे। इससे पहले तक रूल नंबर 10 तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस सीरीज़ तो आप उसे ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। यहाँ हम रूल नंबर 11 में क्या सीखेंगे, यहाँ हम सीखेंगे मैनी और नंबर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। पहले बात करते हैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर ये सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं मैनी और नंबर, तो ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में। अब यहाँ समझते हैं हम, अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाने हैं तो अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेंगे, और अगर नाउन आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ वर्ब भी उसको अलॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हम समझेंगे कि हमें अगर मैनी और नंबर मिल रहा है तो उसके साथ हम किस तरीके के नाउन को यूज़ करेंगे और वर्ब उसके अकॉर्डिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें क्या है, जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं 4 तरीके से मैनी को यूज़ किया जाता है। पहले केस में आप देखेंगे यहाँ पे मैनी और नंबर अकेले अकेले हैं, ठीक है। और सेकंड वाले केस में आप देखेंगे मैनी के साथ आर्टिकल यूज़ किया गया है ए, और नंबर के साथ भी यूज़ किया गया है। तो सेकंड केस में क्या हो सकता है कि ए लगा के इसके साथ दिया जाए। थर्ड केस में हम देखेंगे यहाँ पे हम दा को यूज़ कर रहे हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे आपने फ्यू और लिटिल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, लिटिल का, अ लिटिल का और दा लिटिल का, सेम उसी तरीके के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ केस क्या होता है, जब मैनी पहले आ जाएगा और जो आर्टिकल होगा वो बाद में आएगा, फिर इसके बाद कुछ नाउन यहाँ पर क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो उसको भी समझेंगे कि किस केस में किस तरीके का नाउन और वर्ब को हम यूज़ करते हैं। जैसे बात करें सबसे फर्स्ट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनी और नंबर अकेला है। अकेला है तो हम जानते हैं कि मैनी और नंबर क्या डिनोट कर रहा है, काफ़ी कुछ पोजीशन को या कुछ नंबर्स को डिनोट करता है। अगर ये कुछ नंबर्स को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स इसके साथ आप नाउन भी यूज़ करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया जाएगा फर्स्ट वाले केस में वो प्लूरल हो जाएगा, और अगर नाउन प्लूरल हो गया तो हम जानते हैं इसके साथ वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल हो जाएगी। सेकंड केस में बात करते हैं, अगर आ मैनी और आ नंबर आ जाता है, इस केस में हमें क्या करना है। इस केस में आप देखेंगे जो नाउन यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है, प्लूरल है, और जो आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। इस वाले केस में जो हमारा नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और जो हमारा वर्ब यूज़ किया जाएगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसके बाद जो नाउन यूज़ किया जाएगा उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले केस में आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया है दा मैनी दा नंबर। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो नाउन यूज़ करेंगे वो तो प्लूरल होगी, लेकिन जो वर्ब यूज़ किया जाएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। फोर्थ वाले केस में मैनी पहले आ रहा है, उसके बाद कोई आर्टिकल यूज़ किया जाएगा ए और एन, और इसके बाद फिर कोई नाउन यूज़ किया जाएगा। अब आप जानते हैं ए और एन जो आर्टिकल यूज़ किया जाता है ये क्या है, अकेले को दिखाने के लिए बताया जाता है। ए का मतलब क्या हो गया, एक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो नाउन यूज़ किया जाएगा हम उसको पहले से ही कैटेगराइज कर दे रहे हैं, आर्टिकल लगा के ए और एन लगाया जाता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, वन क्वांटिटी को बताने के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई कि अगर हमारे साथ मैनी आता है और नंबर अकेले आते हैं तो ये कुछ नंबर्स को डिनोट करेंगे, कुछ क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, जो कि कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके साथ नाउन भी प्लूरल हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। सेकंड वाले केस में भी सेम है, हमने आर्टिकल को पहले यूज़ कर दिया है और उसके बाद मैनी है और इसके बाद फिर कोई नाउन। अब मैनी क्या है, क्वांटिटी को ही बता रहा है यहाँ पर भी, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और जो वर्ब आएगी वो भी कैसे हो जाएगी, प्लूरल। द मैनी के केस में क्या हो जाता है, ये हमें किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी पे डिनोट कर रहा है, इसके लिए हमने क्या लगाया, प्लूरल, और जो हमारा नाउन वर्ब हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारों में से किसी कुछ पे। मैनी ए और एन आ जाता है तो उसके साथ सिंगुलर आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये बात आप अच्छे से समझे। अगर आपने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज़ को देखा है ना, तो वहाँ पे भी हम इस रूल को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर यही बातें क्लियर हुई होंगी तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। पहले करेंगे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे इस रूल को। अब जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है, तो पहले इसमें
चेक करते हैं। अगर आप इसे खुद भी ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी ट्राई करें। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में एरर है और फिर उसे इम्प्रूव भी करना है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि अगर मैनी और नंबर्स को अकेला यूज़ किया गया है तो इसके साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल। अगर आ के साथ यूज़ किया गया है तो वर्ब तभी भी कैसा रहेगा, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। द के केस में और मैनी के बाद जो आर्टिकल आता है उसके केस में आपको याद रखने की ज़रूरत है कि द मैनी, द नंबर के केस में नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और मैनी के केस में ए और एन यूज़ करता है तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सिंगुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। अब जैसे फर्स्ट वाला जो पार्ट गिवन है इसमें क्या है, मैनी अ मैन अलॉन्ग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर गोइंग टू देवघर टू ऑफर फ्लावर्स एंड मिल्क टू लॉर्ड शिवा। क्या करना है, अब देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैनी गिवन है, मैनी के बाद ए यूज़ किया गया है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, 4 वाला केस हो गया, जहाँ पे हमने देखा कि मैनी के बाद ए और एन आर्टिकल को यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि इसके साथ क्या होगा, वर्ब, इसके साथ जो नाउन है वो भी सिंगुलर होगी और जो वर्ब है वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसे। अब यहाँ पे तो ठीक है कि मैनी आ गया, मैनी के बाद ए आ गया। अब इसके बाद जो नाउन यूज़ किया गया है मैन, ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये सिंगुलर ही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कैसे पता चला, हम जानते हैं MAN, ये वाली जो स्पेलिंग होती है मैन की, ये सिंगुलर के लिए यूज़ की जाती है। और अगर इसकी जगह पे MEN होता तो ये प्लूरल के केस में होता है। ठीक है, तो आपको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें क्या कर देते, ए की जगह पे ई लगा देते तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाती। ठीक है, तो इसका मतलब ए पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। हमारे आर्टिकल के बाद हमें सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए था, नाउन चाहिए था, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर नाउन मिल चुका है। अब आगे मूव करते हैं, चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ब में एरर गिवन हो। तो बी पार्ट में क्या गिवन है, आ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर गोइंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूज़ किया गया है आर। अभी हमने बात करी कि अगर इसके साथ जो नाउन यूज़ किया गया है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसे आप क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। दैट मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना था कौन से पार्ट में एरर है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप आर को रिप्लेस करेंगे किससे, इज से। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज। तो ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैनी अ मैन along with a few friends of mine is going to देवघर to offer flowers and milk to Lord Shiva। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसे भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है मोर देन वन। अच्छा, ये मोर देन वाला केस अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको 2 सेकंड के लिए स्किप करते हैं। पहले मैनी वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, फिर इसे भी समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पे गिवन है, मैनी आर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स have not done their his her homework। क्या करना है यहाँ पे, चेक करना है कि कौन से पार्ट, मतलब आपको बताना है यहाँ पे कि हम किस तरीके का नाउन यूज़ करेंगे, ये नाउन को बता रहा है। वर्ब कैसा यूज़ करेंगे ये बताना, और यहाँ पे किस तरीके का प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा ये बताना। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये भी क्या है, इसी वाले कॉन्सेप्ट पे लागू हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4th कॉन्सेप्ट पे था। मैनी के बाद आर्टिकल यूज़ किया गया था, और उसके बाद हम जानते हैं कि मैनी के बाद अगर कोई भी आर्टिकल आएगा, AN की बात हो रही है, दा की नहीं, AN आर्टिकल अगर आ रहा है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 सेकेंड, इस कलर चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे हैज़ है और हैव है, तो हमने देखा अगर हमारा नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर। दैट मीन्स इसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा, हैज़। तो यहाँ पे हैज़ राइट आंसर हो जाएगा, हैव रॉन्ग हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, अब चेक करना है कि प्रोनाउन कैसा यूज़ किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सब चीज़ सिंगुलर में चल रही थी, तो दैट मीन्स प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो देयर तो नहीं होगा, अब बचा क्या, हिज और हर। अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि हिज भी सिंगुलर के लिए है और हर भी सिंगुलर को ही डिनोट करता है, तो किसको लगाया जाएगा, हिज को या हर को। तो जब भी ऐसा केस आता है तो आपको हिज को प्रायोरिटी देनी है, हर को नहीं देनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, तो हम मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, हिज को यूज़ किया जाएगा, ना कि हर को। ठीक है, जब तक आपको क्लैरिफाई नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तब तक आप मेल को ही प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिज यूज़ किया जाएगा। तो मूव करते हैं आगे की तरफ। अब ये रूल ही ऐसा है, तो मूव करेंगे अब नेक्स्ट। कुछ रूल्स और भी हैं, कुछ और एग्जाम्पल हैं, ये नंबर पे बेस है, सेम कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे हमें गिवन है अ नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हैज़ हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या गिवन है, पहले आर्टिकल यूज़ किया गया है फिर नंबर आया। इस केस में हमने देखा था ये कौन सा केस बन जाएगा, तो ये हमारा बन रहा है सेकंड केस, जहाँ पे दोनों ही चीज़ें किस में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे नंबर के बाद जो हमें नाउन यूज़ करना है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये प्लूरल ही है, ठीक है। और अब या फिर एक और भी तरीका है इसको समझने का, वो क्या, आप देखेंगे यहाँ पे ऑफ यूज़ किया गया। हम जानते हैं ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जस्ट आने वाला वर्ड जो होता है ये प्रीपोजिशन का ही क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, नंबर। और हम जानते हैं जब नंबर को यूज़ किया जा रहा है दैट मीन्स कुछ क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है। और अगर वो एक से ज़्यादा हो गई, जाहिर सी बात है कि नंबर यूज़ कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। दैट मीन्स आप खुद ही क्लैरिफाई हो जाएंगे कि यहाँ पे जो नाउन यूज़ करना है वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब नाउन हमारा प्लूरल हो गया, और ये चीज़ भी जो हमारा सब्जेक्ट है आ नंबर, ये भी क्या है, प्लूरल को ही दर्शा रहा है। और अगर ये भी प्लूरल को दर्शा रहा है तो इसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे हैज़ है और हैव है, तो हम जानते हैं हैज़ तो हो नहीं सकता, प्लूरल चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। फिर हमें नेक्स्ट गिवन है अ ग्रेट डील ऑफ मनी इज़ आर नीडेड। पहले इसे समझते हैं, ग्रेट वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, और एक क्वेश्चन अभी हमने छोड़ा था मोर देन वाले। पहले इन दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे समझा मैनी, तो समझते हैं कि मोर देन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जब मोर देन सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो कई सारे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या है कि गिवन है मोर देन वन, या फिर सेकंड होता है मोर देन टू, या फिर टू से ज़्यादा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेट से कि मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 4, आप कोई भी काउंटिंग यहाँ लिख सकते हैं। और फिर थर्ड केस क्या होता है, जैसे गिवन हो यहाँ पर मोर देन 1 पर्सन। इन तीनों केस में पहले हम समझते हैं कि किस तरीके का नाउन यूज़ किया जाएगा, किस तरीके का वर्ब। तो पहले बात करते हैं नाउन की, देन फिर वर्ब की। अब जैसे पहला वाला जो केस है आपको यहाँ पे बेसिकली इजी है, बहुत इजी है। पहला वाला जो केस है मोर देन वन वाला, यहाँ पे क्या करना है, जो हम नाउन यूज़ करेंगे, जो हम वर्ब यूज़ करेंगे, दोनों ही हमारी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। और जबकि नीचे दोनों वाले केस में चाहे फिर वो मोर देन 2 या 3 की बात हो रही है या 1 पर्सन से ज़्यादा की बात हो रही है, तो दोनों ही केस में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा वो कैसी होगी, दोनों केस में प्लूरल नाउन होगा और वर्ब भी हमारी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें, कि अगर मोर देन 1 की बात की जा रही है, ये ना एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब नाउन भी और हमारा वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन अगर क्लियरली कहा गया है कि मोर देन 1 पर्सन है, इसके बाद कुछ यूज़ किया गया है, और अगर मोर देन 2 या 3 का केस है, तो दोनों केसेस में आपको जो वर्ब यूज़ होगा, जो नाउन यूज़ होगा, दोनों ही कैसे हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म के होंगे। अगर ये चीज़ समझ में आई तो हम वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें गिवन था मोर देन 1 मैन और मैन वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है कि कौन सा हमारा नाउन यूज़ किया जाएगा और कौन सा हमारा वर्ब यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मोर देन 1 वाला केस है, ठीक है, 1 पर्सन वाला केस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मैन है हम जानते हैं सिंगुलर हो जाना चाहिए, और सिंगुलर के लिए हमें पता है कि हमें कौन से वाले मैन की ज़रूरत है, MAN वाले की। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो मैन होता है ये किसको डिनोट करता है, ये प्लूरल फॉर्म को डिनोट करता है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, वाज, ना कि वर, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हुई। तो आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इज़ आर नीडेड, इसे भी समझते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है आ ग्रेट डील, या फिर सेकंड आपको गिवन है अ गुड डील, या फिर आपको गिवन है द अमाउंट ऑफ
तो इन तीनों के साथ जो हम ज़्यादातर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनके साथ हमें कोई ना कोई अनकाउंटेबल नाउन गिवन होता है। तो ये हम अनकाउंटेबल नाउन के केस में पढ़ रहे हैं। अगर इनके साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन गिवन है तो हम जानते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसे आप काउंट नहीं कर सकते। अगर इसे आप काउंट नहीं कर सकते तो इसे हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसे यूज़ की जाएगी, तो याद रखना है कि वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अब आते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या गिवन है, अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इज आर नीडेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाटर गिवन है, और वाटर कैसा होता है हम जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको ये, आप इसे कैसा ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर होगा तो अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर। तो द तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 11th रूल अच्छे से समझ में आया। और इस 11th रूल के साथ हमने और भी बहुत सारी बातें सीखी। यहाँ हमने मैनी और नंबर का यूज़ सीखा। इसके अलावा हमने मोर देन वन, मोर देन टू, ये वाला केस भी सीख लिया। तीसरी चीज़ हमने और भी सीखी क्या, अ ग्रेट डील, अ गुड डील ऑफ द अमाउंट ऑफ। तो आप देखेंगे कि एक रूल में ही हम काफ़ी सारे रूल्स को पढ़ रहे हैं। अगर मैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग जाती तो शायद ये 100 भी क्रॉस कर जाएंगे ईजिली। ठीक है, तो आते हैं हम, अगर ये इस रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, मैनी नंबर का, मोर देन वाला और अ डील वाला, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट। कुछ एग्जाम्पल को और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसे ही अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 एग्जाम्पल लिया गया, और दोनों ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज किए गए हैं, 2020 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें गिवन है, मैनी अ मैन हैज़ स्कम्बल्ड टू हिज टेम्पटेशन नो एरर। क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है, देन फिर आप उसको इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो आप पहले खुद इसे ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करते हैं। जैसे आप देखेंगे पहले वाले पार्ट में मैनी अ मैन, अब आप देखेंगे मैनी के बाद आर्टिकल यूज़ किया गया है, और हमने देखा है ये कौन सा वाला फॉर्म है, 4th वाला फॉर्म है। यहाँ पे हमने देखा था मैनी के बाद अगर ए या एन यूज़ होता था तो ये अपने साथ नाउन कैसी लेता है, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब होती है और सिंगुलर ही क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों बातें आपको क्लैरिफाई हो रखी हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, बस एक बार यहाँ पे आपको फिर दोबारा से रिवाइज करवा दिया मैंने। तो अब चेक करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या यूज़ किया गया है, मैन, और हम जानते हैं ये सिंगुलर ही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ए पार्ट में। बी पार्ट में आते हैं, यहाँ पे गिवन है हैव स्क्रम्बल्ड। अब यहाँ पे देखेंगे हैव यूज़ किया गया है, तो अभी हमने देखा कि वर्ब भी हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। दैट मीन्स कहाँ है, बी पार्ट के अंदर इसमें एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप हैव को रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे हैज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ गिवन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग आवर यूनिवर्सिटी। अब करना क्या है, सेम चीज़ कि आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कौन से पार्ट में आपको देखना है कि इम्प्रूव कैसे किया जाएगा इसको। ठीक है, तो चेक करते हैं। अब जैसे पहला वाला आप देखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात करी कि द पहले यूज़ किया जा रहा है आर्टिकल द, उसके बाद नंबर यूज़ किया जा रहा है, तो हम जानते हैं। और यहाँ पे आप ऑफ देखेंगे, ये ऑफ भी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये ऑफ यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात करें। ठीक है, तो ये ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन दिखा रहा है, और सिलेक्शन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करा जा रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए आप यूज़ करेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और हमने कॉन्सेप्ट में भी इस चीज़ को अच्छे से देखा है। क्या था हमारे कॉन्सेप्ट में, 2 सेकेंड, रूल था हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे द नंबर या द मैनी के केस में जो नाउन था वो प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल है। और अभी हमने बात किया बात सिलेक्शन की हो रही है, तो सिलेक्शन के केस में 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में ही सिलेक्शन होता है, इसलिए जो हमारा नाउन हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ प्लूरल ही गिवन है, क्या इस पार्ट में कोई एरर है, नहीं है। दैट मीन्स ए में तो कोई एरर नहीं है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है अटेंडिंग देयर क्लासेस। अब यहाँ पे अटेंडिंग देयर क्लासेस, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दिख रहा है, ये भी कोई एरर नहीं है, अटेंडिंग ठीक है, वर्ब है और इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे यूज़ किया गया है आर कॉन्स्टेंटली
डिक्रीजिंग आवर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये जो आर यूज़ किया गया है प्रॉब्लम का है यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा आ नंबर द नंबर के केस में जो हमारा नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है आपको? इस वाले पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा सी पार्ट के अंदर। तो ये सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें एरर पहचानना था, नो एरर का केस नहीं है, एरर तो आपको दिख ही गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियरिफाई हुई होंगी। तो रूल नंबर 11 हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अगर यहाँ इस रूल में कोई डाउट नहीं है, आपने तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लैरिफाई किया है, तो हम नेक्स्ट रूल पे मूव करेंगे। आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल हमें गिवन है रूल नंबर 12। ये हमारा रिलेटेड है किससे? यूज़ ऑफ ले, लाई और लेड। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अब पहले इसे अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं, मीनिंग समझते हैं, इसकी फॉर्म समझते हैं। जैसे हमें गिवन है ले, ले का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रखना। ऐसे ही नीचे आप देखेंगे लाई गिवन है और लाई, ये स्पेलिंग दोनों की सेम है लाई की, लेकिन दोनों क्या है, दोनों का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि पहला वाला जो ले है इसका मतलब होता है रखना, ये वाला जो ले लाई है इसका मतलब क्या होता है? लेटना। और दूसरा जो लाई है हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। और ये हमारा क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो कोई आपने देखा, ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसकी बाकी फॉर्म्स को भी लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, थर्ड और यहाँ पे है फोर्थ फॉर्म। तो ले की जो सेकंड फॉर्म होती है ये क्या होती है? ये होती है लेड। थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? लेड। और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसमें आ जाएगा आईएनजी लेइंग। ठीक है, ऐसे लाई की बात करते हैं। अगर लाई लेटने के सेंस में यूज़ किया जा रहा है, इसका जो मीनिंग है सेंटेंस के अंदर लेटना बन रहा है, तो उस सेंस में क्या हो जाता है? इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ले, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है लेन, और फोर्थ फॉर्म तो इसमें क्या हो जाएगा? आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या है? झूठ बोलना। अगर लाई झूठ बोलने के सेंस में यूज़ किया गया है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? लाइड। थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या हो जाएगी? लाइड। और फोर्थ फॉर्म तो सेम ही रहेगी, लाइंग। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तीनों, यहाँ पे देखेंगे लाई और लाई दोनों ही सेम मीनिंग है, सॉरी दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। एक का मतलब है लेटने के सेंस में और दूसरे का मतलब है झूठ बोलने के सेंस में। ठीक है, और यहाँ पे ले का मतलब क्या होता है? रखना। ठीक है, इसकी फॉर्म्स आपने देख लिया। ये तो हुई पहली चीज़ जो हमने समझी कि मीनिंग में क्या डिफरेंस है, और इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी समझा हमने इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग कि अगर मीनिंग ये होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात इसके लिए सीखते हैं। अब जैसे पहला वाला है ले, ले जो यहाँ पे रखने के सेंस में यूज़ किया गया है, ये हमारे लिए क्या है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि नीचे वाले जो दोनों यूज़ किए गए हैं लाई लाई, ये दोनों ही क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिखे, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन दोनों का ही क्या है? ये दोनों है इनट्रांजिटिव। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारा कैसा होता है? ये होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब क्या मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब का और इनट्रांजिटिव वर्ब का? तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब हम उन वर्ब को कहते हैं, ऐसे वर्ब जो अपने बाद सीधा क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, अपने बाद ये प्रीपोजिशन ले सकते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। इनके बाद हमेशा पहले प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट एक तरीके से ये प्रीपोजिशन का ही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आई। हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने इनका मीनिंग समझा, मीनिंग के अकॉर्डिंग फिर हमने इनका क्या समझा कि वर्ब की सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म को इसको
आपने समझा। तीसरी बात हमने क्या देखी, तीसरी चीज़ हमने देखी कि जो ले है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके बाद यूज़ किया जाता है। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद पहले प्रीपोजिशन लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। अब इसमें क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे ले है और यहाँ पे ले है, तो बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है, ले आ गया तो किस सेंस में यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे रखने का भी मतलब हो गया और यहाँ पे लेटना भी इसका मतलब हो गया, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करने का मैंने यहाँ पे आपको आसान तरीका बता दिया। क्या है, अगर आप देखेंगे उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ले हो जाएगा रखने के सेंस में। और अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है तो फिर वो क्या है, लाई, लेटने वाले सेंस में यूज़ किया गया, इंट्रांजिटिव हो गया वो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक दूसरा मेथड हो गया जो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के थ्रू इसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आई होप यहाँ जो बातें लिखी गई हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हुई। ठीक है, तो आते हैं एग्जाम्पल पे। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में हमें गिवन है, दे हैव लेन और लेड मच स्ट्रेस। करना क्या है, एक बार पहले आप खुद भी इसके सेंस को, आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सेंस भी आप समझिए और इसके बाद इसको ऑब्जर्व भी कीजिए कि जो हमें वर्ड फिल करना है या जो भी आपको वर्ड इसके अंदर पुट करना है उसके बाद क्या दिया गया है, क्या दिया गया मतलब कि ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट या फिर कोई प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है इस सेंस में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है दे हैड लेन और लेड। समझते पहले लेन को और लेड को। देखिए लेन आप देखेंगे कि क्या है, लेटने के सेंस में यूज़ किया जाता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड क्या था, लेड था, और लेड आप देखेंगे तो ये क्या ही यूज़ किया जा रहा है, ये भी थर्ड फॉर्म है लेकिन ये रखने के सेंस में। ठीक है, अब या तो आप इसके सेंस से इस बात को समझ लीजिए कि रखने के सेंस में यूज़ किया गया है, लेटने के सेंस में, या फिर दूसरा तरीका मैंने बता दिया, आप पहचान लीजिए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब आएगा वहाँ पे या इंट्रांजिटिव। ये पहचानने के लिए आपको क्या करना है, इसके बाद देखना है। अब आप इसके बाद देखेंगे क्या कोई प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, तो नहीं किया गया, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही होते हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे लेड सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेड, यानी कि रखने के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका मतलब लेटने के सेंस में यूज़ किया गया। समझे, तो ये बहुत इजी तरीका हो गया। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, या तो आप इसका सेंस समझ के करिए या फिर आप इस चीज़ को पकड़ लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट है उसके बाद या फिर प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे आप देखेंगे लाई है और ले है, द कन डाउन, तो यहाँ पे तो आप सेंस से भी समझ पाएंगे कि रखने के ही बारे में बात हो रही है, पर फिर भी देख लीजिए आगे यहाँ पे क्या कहा गया है, एंड लाई और ले। तो यहाँ पे अब देखना है इसमें रखने के सेंस में यूज़ किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ से आप देख भी पाएंगे तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया गया, दैट मीन्स ये सीधा ही क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया कह सकते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट आ गया दैट मीन्स इसके बाद कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब में अभी हमने देखना ले यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाई नहीं हो सकता, लाई का मतलब झूठ बोलना, और ये साथ में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसा था, इंट्रांजिटिव था, और ये कैसा था, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अब यहाँ से आप देखेंगे लाई है और ले है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि एंड में यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं है, ये कुछ मिस हो रहा है यहाँ पर, एंड लाई एंड ले, या ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा ऑन द ग्राउंड, लिख लीजिए आप ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो कोई नहीं, है टाइपिंग एरर हो गई है, मिस हो गया। अब यहाँ पे आगे का सेंटेंस क्या है, लाई और ले ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑन यूज़ कर लिया गया, और अभी हमने बात करी कि ऑन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब ही अपने साथ सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। क्या लेता है, पहले प्रीपोजिशन लेता है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये प्रीपोजिशन का ही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ले तो हम जानते हैं रखने के सेंस में होता है, और ये कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा, तो बचा क्या, लाई। ये कैसा होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है आई शैल गो होम एंड लाई ले फॉर अ वाइल। क्या करना है, यहाँ पे भी सेम चीज़ पहले आइडेंटिफाई कीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे फॉर यूज़ किया गया,
और फोर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये है इसका हो गया ऑब्जेक्ट, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी यूज़ किया जाएगा वो क्या होना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब। ले क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ये नहीं आएगा, तो बचा क्या, लाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा लाई। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे आप देखेंगे यहाँ गिवन है ही लेड हिज लगेज असाइड एंड लेड डाउन द रेस्ट। क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे हिज लगेज, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलने का मतलब क्या हो गया, ये सेंस से भी समझ सकते हैं कि रखने के ही बारे में बात हो रही है, पर फिर भी अगर नहीं है, ये वाला तरीका और भी आसान है, जो भी आप जिस तरीके से भी समझना चाहें। हिज लगेज हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट से पहले जो हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब आता है। लेड क्या है, लेड अभी हमने देखा था, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ले रखना, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो चेक करेंगे अब यहाँ पे आ गया लेड और यहाँ पे आ गया ले, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, ले यूज़ किया जाएगा या फिर लेड यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे लेड यूज़ किया जाएगा। क्यों मैंने कहा, अब आप देखेंगे ये तो दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि दोनों ही का ही मतलब क्या है, रखना ही है, बट ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो ये अपने साथ क्या लेगी, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो लेगी, तो यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे नहीं है। दैट मीन्स हम जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, दैट मीन्स यहाँ पे लेड सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ले है और लेड है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद यूज़ किया गया है डाउन द रेस्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सीधा हमारे पास क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने का मतलब क्या है, कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी डाउन, तो यहाँ पर ले हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये आप समझे। तो ये इसके यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं इससे भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ द ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। तो अब क्या करना है, सेम चीज़ आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप पहले खुद इसे वीडियो को पॉज करके ज़रूर सॉल्व करें। तो चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लेड यूज़ किया गया और जो इतनी भी इम्प्रूवमेंट दी गई है इसी से रिलेटेड दी गई है, इतना तो हम देख पा रहे हैं। दैट मीन्स जो भी प्रॉब्लम है वो बस यहीं पर ही है और कोई नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लेड गिवन है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें गिवन है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इसका आ गया ऑब्जेक्ट, और हम जानते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए, ये तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे आने वाला जो भी वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव होना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब। 2 सेकंड थोड़ा ठीक से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने देख लिया इंट्रांजिटिव ही होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, अपने बाद प्रीपोजिशन लेता है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे लेड देखेंगे तो लेड को हम देखते हैं। लेड ये क्या है, देखिए आप, ये है हमारे पास ले की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो इतना तो हमें समझ में आया कि ये जो लेड यूज़ किया गया ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे आना क्या चाहिए, इंट्रांजिटिव। दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ तो गलत है, ये इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन सी ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ले का मतलब हो गया रखना, और ये भी क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइड है और लेन है, ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों के दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब की यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा लेन और ये रहा हमारे पास लाइड। ठीक है, तो ये ही क्या हो गए, इंट्रांजिटिव है। इसका मतलब अब हम यहाँ फंस चुके हैं, ये वाला तरीका काम नहीं करेगा इंट्रांजिटिव वर्ब वाला। तो अब आपको यहाँ पे सेंस से चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ द ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। आगे और चलने से
चलना था इसको, इससे पहले इसने क्या सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, और रेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा लेटा ही होगा। हमारे पास 3 ही मीनिंग है, या तो रखना, या तो लेटना, या तो झूठ बोलना। तो अब बचा क्या, लेटने वाला सेंस बचा, और लेटने वाले का आप देखेंगे सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म है लेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेन। ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप चीज़ें समझ में आई यहाँ तक। अगर क्वेश्चन हो गया, क्लैरिफाई हो गया और इस रूल में कोई भी डाउट नहीं है, तो मूव करेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 13। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, हम सीखेंगे सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली का यूज़ क्या है। देखिए, इनको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना कई तरीके से, एक तो होता है इनके पेयरिंग के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है, तो ये तो इसकी पेयरिंग भी दे रखी है। यहाँ पे हमें बता रखा है कि हार्डलिंग की पेयरिंग किसके साथ होती है, वैन के साथ, स्कार्सली की वैन के साथ, और नो सूनर की देन के साथ, THAN वाले देन के साथ। ठीक है, तो या तो इनकी पेयरिंग के अकॉर्डिंग एरर पूछा जाता है कि एक दे दिया जाएगा हार्डली, और यहाँ पे वैन की जगह देन दे दिया जाए, और कोई सा भी देन दे दिया जाए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, या फिर कुछ और यूज़ कर लिया जाए, एंड यूज़ कर लिया जाए। तो इस तरीके से क्या है, एरर पूछा जा सकता है। सेम इन तीनों ही केस में मैंने ये बात बताई है। ठीक है, या फिर क्या होता है, ये अकेले यूज़ किए जाते हैं। जब अकेले यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में पहले कुछ बातें समझते हैं। पहली चीज़, ये जो सेल्डम है, नेवर है, हार्डली है, ये सारे ही वर्ड कैसे होते हैं, अपने आप में नेगेटिव वर्ड हैं। नेगेटिव वर्ड्स हैं, और ये नेगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि इनके साथ कभी नॉट को यूज़ नहीं किया जाएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, और अगर नेगेटिव मीनिंग दे रहे तो दोबारा नेगेटिव लगाने से वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम नॉट को यूज़ नहीं करते इनके साथ। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बातें समझी, पेयरिंग वाला केस समझा कि इस पे जो एरर पूछा जाता है ये तो पेयरिंग के बेस पे पूछा जाएगा, या ये अकेले आ सकते हैं। अकेले आएंगे तो हमने देखा कि इनका मीनिंग जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इनके साथ क्या यूज़ किया जाता है, हमेशा याद रखना है कि नॉट कभी भी इनके साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। ये हो गई पहली चीज़ जो हमने सीखी। अब समझते हैं इसकी दूसरी चीज़। ये जो सेल्डम है, ये जो वर्ड है ना, ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, इनवर्जन लेते हैं। अब इनवर्जन का मतलब क्या हो गया, ये सेकंड है कि ये अपने साथ क्या लेते हैं, इनवर्जन लेते हैं। ठीक है, अब इनवर्जन का क्या मतलब है, तो ये अपने साथ लेते हैं इनवर्जन। अब यहाँ पे इन्वर्जन का क्या मतलब है, इन्वर्जन का मतलब हम जानते हैं कभी भी किसी सेंटेंस को लिखा जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आप क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट। इसका अपोजिट होने का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा वर्ब, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसका मतलब जब भी ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, तो ये अपने साथ क्या लेंगे, इन्वर्जन लेंगे। इनसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ जाएगा, पहले हम वर्ब को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये वर्ब की तरह यूज़ होंगे तो पहले आ जाएंगे। ठीक है, आई होप ये दोनों ही बातें आपको क्लियर हुई होंगी, दोनों बातें अच्छे से समझ में आई हैं। तो इसी पे इन्वर्जन के बेस पे हमसे बहुत सारे क्वेश्चन क्या है पेपर में पुट किए जाते हैं। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे गिवन है हार्डली ही डिड ही एंटर द रूम व्हेन इट बिगिन टू रेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे ही डिड यूज़ किया जाएगा या डिड ही यूज़ किया जाएगा। तो अभी मैंने बताया हार्डली है तो ये अपने साथ क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ गया है फिर वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, ये बच गया, पहले वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है नीचे, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फ्रॉम बॉम्बे व्हेन माई सन हु इज सेटल्ड इन कैलकाटा अराइव्ड विदाउट एनी प्रियोर इन्फॉर्मेशन, नो एरर। क्या करना है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि कौन से पार्ट में एरर है, देन उसको इम्प्रूव कीजिए। तो शुरू करते हैं। अब जैसे पहले वाले पार्ट को ही हम देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है हार्डली, अभी हमने देखा हार्डली अपने साथ क्या देता है, इन्वर्जन। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मेशन है, पहले सब्जेक्ट है फिर हमें वर्ब दिया गया है, जबकि हार्डली इन्वर्जन लेता है। तो क्या होना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे ए पार्ट के अंदर एरर है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है,
तो इम्प्रूव करने के लिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, हैड पहले आएगा, फिर इसके बाद आएगा आई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसकी जगह पे इम्प्रूव करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए था हैड आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात भी अच्छे से क्लियर हुई होगी और आप देखेंगे एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है नो सूनर हैड ही हैड अराइव्ड देन और देन। अब यहाँ पे क्या है, पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है और साथ में इसके साथ ये भी चल रहा है इन्वर्जन वाला, तो आपको बताना है कि नो सूनर के साथ क्या यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है हैड ही या ही हैड, और यहाँ पे आपको ये भी बताना है पेयरिंग भी हो रही है। तो अभी हमने देखा था नो सूनर की जो पेयरिंग होती है वो देन के साथ होती है। कौन से वाले देन के साथ, ई वाले के साथ कि ए वाले के साथ, तो ए वाले के साथ। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आपको नहीं ध्यान है तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देन यूज़ किया जाता है, THAN वाला देन यूज़ किया जाता है। ठीक है, EN वाला देन यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये तो आपको क्लैरिफाई हो गया। नेक्स्ट इसमें अब आपको बताना था हैड ही यूज़ किया जाएगा या ही हैड यूज़ किया जाएगा। तो अभी हमने देखा कि ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ गया है फिर यहाँ पे वर्ब आया, तो ये वाला फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स पहले क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये इधर हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हार्डली आई हैड फॉल अस्लीप व्हेन द बेल रिंग। अब क्या करना है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए दोनों क्वेश्चन को, देन फिर मैं तो आपको करवाऊंगी ही। तो शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे यूज़ किया गया और आप देखेंगे कि ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया, 2023 में ही ये इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हार्डली आया है और आई हैड आ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो तरीके से, या तो इन्वर्जन का फॉर्म पूछा जा रहा है या पेयरिंग, और यहाँ पे देखेंगे इन्वर्जन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो यहाँ पे आई हैड यूज़ किया गया है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब बाद में आया, और हमने देखा कि हार्डली अपने साथ ये नहीं लेता, ये क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। दैट मीन्स यस, इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और हार्डली की पेयरिंग वैन के साथ होती है, तो यहाँ पे वैन ही दिया गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि हार्डली की पेयरिंग वैन के साथ होती है, स्कार्सली की भी पेयरिंग किसके साथ होती है, वैन के साथ होती है। तो यानी कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो इसके इन्वर्जन वाले केस में है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ गिवन है आई वाज फॉलन, तो यस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। और आई फेल अस्लीप, इसका भी कोई वो नहीं है, और नो इम्प्रूवमेंट का केस भी नहीं है, तो बचा क्या, हैड आई फॉलन। तो ये हम देख चुके हैं, पहले हमारे पास वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर ये क्लैरिफाई हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट नो एरर। क्या करना है, इसको भी सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ए पार्ट के अंदर ही एरर है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, यहाँ पे आप देखेंगे इन्वर्जन वाला ही केस है, तो पहले हमें सब्जेक्ट दे रखा है, फिर उसके बाद वर्ब दे रखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले वर्ब होना चाहिए था, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो ए पार्ट के अंदर एरर है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे हैड आई। ठीक है, तो आई होप ये भी रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इजी था कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, दो ही तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए जा रहे थे, या तो इन्वर्जन वाला केस होगा या पेयरिंग वाला केस होगा, और आपने देखा एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस किस पे है, इन्वर्जन वाले केस पे है, कि अपने साथ अपना इन्वर्जन लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, सिंपल पास्ट और परफेक्ट। क्या होता है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ किया जाएगा और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा। तो इसे पहले हम अच्छे से समझेंगे। पहले आप समझते हैं, जैसे हम जानते हैं सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद अदर वर्ड कह लीजिए या आप ऑब्जेक्ट कह लीजिए। ठीक है, ये आता है। जबकि परफेक्ट का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर आएगा हैड, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड अपने साथ V3 लेता है, प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब समझते हैं कि कब यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को। कई बार सेंटेंस में हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म को यूज़ किया जाएगा या पास्ट फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे गिवन भी है आपको
फोकस्ड ऑन द एक्शन, जब तक सेंटेंस में हमारा फोकस एक्शन पे होता है तब तक हम परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा फोकस टाइम पे, यानी कि हम उस सेंटेंस में टाइम पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनाइट। और पास्ट इंडेफिनाइट को ही आप सिंपल पास्ट बोलते हैं, तो दोनों सेम ही नेम है, मतलब सेम ही टेंस के दो नाम हैं। तो आप जो भी ध्यान रखना चाहें, पास्ट इंडेफिनाइट भी है और सिंपल पास्ट भी है, ठीक है। तो जब तक हम एक्शन पे फोकस करेंगे वहाँ पे हमें परफेक्ट टेंस में चीज़ों को लिखना है। अगर आप टाइम पे फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट में चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, ऐसी एक और भी है, ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। क्या करना है, दोनों को पहले समझिए इसको अच्छे से। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे किस पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे फोकस हो रहा है टाइम पे, कि वो स्कूल कब गया था, यस्टरडे। तो यहाँ पे जो फोकस है, फोकस्ड ऑन टाइम, तो यहाँ पे जो फोकस है वो किस पे है, टाइम पे है। और अगर टाइम पे फोकस होता है तो अभी हमने देखा कि जब आप टाइम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पास्ट इंडेफिनाइट में चीज़ें चली जाती है। तो यस, ये पास्ट इंडेफिनाइट में ही है क्योंकि ये V2 है, तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले स्ट्रक्चर में। सेकेंड वाला देखिए, ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस है, गॉन पे, जाने पे। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस चीज़ पे है, एक्शन पे है। और जब फोकस हमारा एक्शन पे होता है तो चीज़ें किस में चल जाती है, पास्ट में। पास्ट में जाने का मतलब हैड प्लस में V3, तो ये हमारा V3 था और ये हमारा हैड हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आई होंगी, यहाँ पे जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, एक्शन पे है। तो जब तक एक्शन पे फोकस करेंगे तब हम ये यूज़ करेंगे, क्या चीज़, V3, यानी कि परफेक्ट में हो जाएंगी चीज़ें। और अगर आप टाइम पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ें क्लैरिफाई हुई होंगी। मूव कर कुछ एग्जाम्पल लिख के इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। एक और लेते हैं, आई हैव गॉन टू स्कूल, या फिर एक और लिखा मैंने, आई हैड गॉन टू स्कूल। अब आप इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो तीनों ही अपने आप में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है आई वेंट टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल गया। तो ये इसके स्ट्रक्चर में क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। तीनों का मीनिंग भी सेम है, मतलब सेंस भी ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में देखेंगे आई हैव गॉन टू द स्कूल, ये बात भी सच है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर भी क्या है, ठीक है। आई हैड गॉन टू स्कूल, ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैड गॉन टू स्कूल, इसका आई हैव गॉन टू स्कूल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं स्कूल जा चुका हूँ। इसका क्या हो गया, मैं स्कूल जा चुका था। तो तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर स्कूल के आगे एक वर्ड और यूज़ कर दूँ, दैट इज़, अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर देती हूँ आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे भी मैं यही ऐड कर रही हूँ, यस्टरडे। तो आप देखेंगे इनके जो मीनिंग हो जाएगा उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं। ये बात तो ठीक हो गई, मैं कल स्कूल गया, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्ट्रक्चर अभी भी ठीक है, जैसे पहले भी ठीक था अगर हमने यस्टरडे नहीं लगाया था, तो ये स्ट्रक्चर अब भी ठीक है। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, बीता वाला कल, और यहाँ पे हैव गॉन का मतलब क्या हो गया कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सेंस भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आप आएंगे हैड गॉन टू स्कूल, ये सेंटेंस क्या रहेगा, तब भी ट्रू रहेगा। तो यहाँ से आप समझे कि जो सेंटेंस है यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हुई कि या तो चीज़ें पास्ट में जाएंगी या चीज़ें किस में जा रही हैं, परफेक्ट में जा रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मीनिंग भी समझना है। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, टाइम पे है।
और टाइम पे फोकस होता है, दैट मीन्स आप किस में लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट में चला जाएगा। जबकि यहाँ पर सेंटेंस अभी भी वही सब चीज़ें, लेकिन यहाँ फोकस किस पे है, जाने पे है, तो यहाँ पे एक्शन पे फोकस आ गया, और एक्शन पे फोकस आ गया तो ये परफेक्ट में, तो इसमें भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये दोनों का मीनिंग जो हो गया, दोनों का मीनिंग, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं कल स्कूल गया, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं कल स्कूल गया था। तो यहाँ जो फोकस था वो जाने पे था, यहाँ जो फोकस है वो किस पे है, कल पे है, ठीक है, टाइम पे है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जब सेंटेंस में क्या है, फोकस किस पे है, हमारा टाइम पे है, तो चीज़ें किस में चली जाती है, सिंपल पास्ट टेंस में चली जाती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया था। लेकिन जब फोकस हमारा किस चीज़ पे आ जाता है, एक्शन पे जब आप फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में चीज़ें किस में चली जाती हैं, V3 यानी कि परफेक्ट टेंस में चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तरीका तो यही है जहाँ पे आपने देखा कि फोकस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था। तो पहले इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ कि जो दूसरा टाइप होता है वो किस तरीके का होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले से खुद सॉल्व करना है, चेक करना है, समझना है कि किस चीज़ पे यहाँ पे फोकस है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि कौन से टेंस में चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की, फर्स्ट हमें गिवन है लावण्या हैज़ नॉट गॉन टू वर्क यस्टरडे, नो एरर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है लावण्या हैज़ नॉट गॉन ए पार्ट में, टू वर्क बी पार्ट, और यस्टरडे 3 पार्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे यस्टरडे आ गया, इसका मतलब बीता हुआ कल हो गया। जो चीज़ बीते हुए कल में आ गई वो प्रेजेंट टेंस में तो नहीं आएगी, दैट मीन्स इस वाले पार्ट में क्या है, एरर है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें एरर पहचानना था, अब इसे इम्प्रूव करना है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइम पे फोकस किया गया है। और अगर यहाँ पे टाइम पे फोकस किया गया है तो चीज़ें कौन से टेंस में चली जाती है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। और अगर चीज़ें सिंपल पास्ट में चली जाएंगी तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर देंगे, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो ये तो हमारे पास, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर देंगे, इसकी जगह आप यूज़ कर लीजिए डिड। ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अरे नॉट भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप यूज़ कर देंगे डिड, नॉट है तो नॉट भी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा डिडंट गॉन टू वर्क यस्टरडे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है हैव यू सीन मोहन डैश। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यूज़ किया जाएगा, तो हैव यूज़ किया गया है, हैव यू सीन मोहन। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी यूज़ होगा वो किस पे फोकस करना चाहिए, प्रेजेंट टेंस पे उसका फोकस होना चाहिए। यस्टरडे तो नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं। और लेट, हैव यू सीन मोहन लेट, तो ये भी तो नहीं होगा, ये तो सेंस ही नहीं बनाएगा। बचा क्या, लास्टली और लेटली। तो हैव यू सीन मोहन लास्टली, ये भी सेंस नहीं बनाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, एक ही, क्या ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लेटली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है गांधी जी हैज़ स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या यूज़ किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट की जाएगी तो कैसे की जाएगी। और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किस में हो जाएगा, हैड स्टार्टेड में ही क्या करना है आपको, इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी हैज स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे हमें गिवन है हैव स्टार्टेड, है या स्टार्टेड हो जाएगा, या फिर वाज स्टार्टेड हो जाएगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ आप देखेंगे हैड में तो चीज़ें दे ही रखी है, हैव में चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। ये वाज है तो ये वाज में तो नहीं जाएंगी, कंटिन्यूअस में तो वैसे भी नहीं जाएंगी। और अभी हमने देखा कि अगर हमारा फोकस टाइम पे है या हमारा फोकस किस पे है, एक्शन पे है। अगर हमारा फोकस टाइम पे है तो चीज़ें सिंपल पास्ट में रहती हैं,
और अगर एक्शन पे है तो किस पे हो जाती है, तो यहाँ पे वो चीज़ें चली जाती हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो या तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, हैव दिया है यहाँ पर, या तो यही होगा, या फिर इसकी जगह पे क्या है, आप ऑप्शन बी को यूज़ करेंगे स्टार्टेड। तो ये पता कैसे चलेगा, अब आप इस सेंटेंस में ही पढ़ेंगे गांधी जी हैज़ स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आप देखेंगे ये जो इवेंट गिवन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये किसी न किसी टाइम को ही डिनोट कर रहा है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब किया गया था तो इसका अपना एक टाइम पीरियड था जब किया गया था। दैट मीन्स ये बात कही जा रही है यहाँ पे जो फोकस है किस चीज़ पे, उस पीरियड में है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। दैट मीन्स यहाँ जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, टाइम पे है। और अगर टाइम पे फोकस हो जाती है तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। अब यहाँ पे जो फोकस किया गया है ना, ये इनडायरेक्टली किया गया। इससे पहले हम देख रहे थे कि डायरेक्ट हमें यस्टरडे या ऐसे वर्ड लिखे हुए आ रहे थे जो सीधा हमें डिनोट करके बता रहे थे कि वो टाइम पे फोकस है या वर्क पे। जबकि यहाँ पे क्या है, आपको समझना पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फोकस है वो किस पे है, टाइम पे है। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। अगर इस रूल में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये जो रूल नंबर 15 है ये काफ़ी हद तक 14 से ही रिलेटेड है, 14 का ही सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने देखा जो एरर हमसे पूछा जाता है सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट में पूछा जाता है कि कौन से टेंस में चीज़ों को लिखा जाएगा, ये हमने देख लिया। ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली ऑन द फोकस कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्शन पे या टाइम पे। उसके अकॉर्डिंग आपको पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट यूज़ करना है। सेकंड जो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है या जो इसमें एरर बनता है वो किस चीज़ पे बनता है, जैसे यहाँ गिवन है वन इवेंट हैपन बिफोर अनदर इवेंट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि पास्ट के अंदर ही दो एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और दोनों ही एक्शन किस में है, पास्ट में है। तो एक एक्शन को उसमें हमें परफेक्ट में लिखना पड़ता है और एक हमारा सिंपल पास्ट में होता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। जैसे मैंने ये टाइम पीरियड बनाया, यहाँ पे हमारा आ गया प्रेजेंट टेंस और इसके आगे आप जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, फ्यूचर। अब ये जो पूरा इवेंट है ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया डिनोट किया जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये किसको दिखा रहा है, ये पूरा पास्ट टेंस को दिखा रहा है ना। और पास्ट में भी तो जो एक्शन होंगे वो हो सकता है कि आगे पीछे हुए हो। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक्शन इस पॉइंट पे परफॉर्म किया गया है और कोई एक्शन इस पॉइंट पे परफॉर्म किया है, तो आप देखेंगे तो ये क्या है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो ये वाला एक्शन क्या है, अभी परफॉर्म किया गया है और ये वाला एक्शन इस एक्शन से पहले परफॉर्म कर दिया गया। दैट मीन्स ये किस में है, ये पास्ट में है। ठीक है, लेकिन ये वाला एक्शन पास्ट का भी पास्ट हो गया या नहीं हुआ, तो यस यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्शन अगर अभी परफॉर्म किया गया है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, तो ये वाला एक्शन क्या है, इस वाले एक्शन से पहले परफॉर्म हो चुका है ना। ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से पहले परफॉर्म हो चुका है, इसका मतलब ये पास्ट का भी क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, या फिर इसे आप बोल सकते हैं, इसे बोला जाता है मोर पास्ट, मोर पास्ट। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट या मोर पास्ट, यानी कि पास्ट के एक्शन को भी पास्ट में दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, दैट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस भी बोला जा सकता है। तो मान लेते हैं ये कोई एक्शन था जो पहले परफॉर्म हुआ और उसके बाद ये कोई एक्शन है, इसको लिख देते हैं फर्स्ट एक्शन, ये हमारा सेकंड एक्शन है क्योंकि पहले जो एक्शन परफॉर्म किया गया था वो ये है, उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और जो ये वाला एक्शन था जो पहले परफॉर्म किया गया, इसको हम बोलते हैं अर्लियर एक्शन। इसको आप बोल सकते हैं सब्सीक्वेंट एक्शन। अब बात करते हैं कि इसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे। अब आप देखेंगे ये एक्शन तो पास्ट का हो गया, ठीक है, ये एक्शन भी पास्ट का है, लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला जो एक्शन है वो इससे भी पहले ही हुआ है। तो अगर आपको इस एक्शन से पहले भी इस चीज़ को दिखाना है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि एक तो पास्ट है और सिंपल पास्ट हो गया और बचा क्या, परफेक्ट हो गया। तो जब पास्ट के
इवेंट को मोर पास्ट को दिखाना होता है या पास्ट के भी पास्ट को बताना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे जो एक्शन पहले परफॉर्म हुआ था उसे आप किस में लिखते हैं, परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन जो एक्शन सब्सिक्वेंट है यानी कि इसके बाद हुआ है, ये तो आप सिंपल पास्ट में भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये तो अभी करंट का है ना, ये इसके बाद का एक्शन है, तो इसे हम दिखाते हैं किसमें, सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हैड प्लस में V3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये पूरा ग्राफ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। हमने क्या समझा, हमने देखा कि पास्ट के अंदर भी दो एक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये वाला एक्शन क्या है, पहले परफॉर्म किया गया है, मतलब कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला एक्शन हमारा पहले परफॉर्म किया गया है, उसके बाद फिर ये सेकंड एक्शन हुआ है। अब आप जब इसे लिखेंगे, अगर हमने दोनों को ही किस में लिख दिया, सिंपल पास्ट में लिख दिया, तो इसका मतलब हम यही कह रहे हैं ना कि दोनों सेम टाइम पीरियड में हुआ। आपने टाइम का गैप दिखाया ही कहाँ, वहाँ पर नहीं दिखाया। और अगर गैप दिखाना ही है तो फिर इसका तरीका क्या होता है, जो एक्शन पहले हुआ है उसे आप बोलते हैं अर्लियर एक्शन, और जो सेकंड एक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन। ठीक है, जो अर्लियर एक्शन है इसे आपको दिखाना है कि इस वाले एक्शन से पहले हुआ है, और इसका मतलब पास्ट का पास्ट आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्शन है पास्ट से भी पास्ट में हुआ है, तो पास्ट के पास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, और चीज़ें हैड प्लस V3 में चली जाएंगी। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट एक्शन है, आप उसे सिर्फ पास्ट में शो करना चाहते हैं, तो चीज़ें किस में चली जाएंगी, सिंपल पास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सेंटेंस एक साथ दिए जाएंगे, जहाँ पे क्या हो जाएगा, दो सेंटेंस एक साथ शो किए गए हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन, पहले पहचानोगे कि कौन सा एक्शन है, अर्लियर है या सब्सिक्वेंट एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या है, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्लैरिफाई हो गई हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू मीट राहुल एंड ही वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट में हमें गिवन है, द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो अब यहाँ पे पहले पहचानिए कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। दोनों एक्शन है तो पास्ट के, लेकिन कोई पास्ट के भी पास्ट में हुआ है और कोई सिंपल पास्ट में हुआ है, तो उसी चीज़ को आपको क्या है यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आई वेंट टू मीट राहुल, मैं राहुल से मिलने गया, एंड ही वेंट टू मार्केट, और वो कहाँ चला गया था, बाजार चला गया था, यही मतलब हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला है आई वेंट टू मीट राहुल एंड ही वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई वेंट टू मीट, ये वाला जो एक सेंटेंस हो गया, सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, ही वेंट टू मार्केट। इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, तो ये वाला एक्शन मैं उससे मिलने गया, ये क्या है, सब्सिक्वेंट है, और वो क्या है, मुझसे भी पहले जा चुका था, है ना, तो मुझसे भी पहले वो कहाँ पे जा चुका है, मार्केट में जा चुका था जब मैं उससे मिलने गया, तो उसका जाना पहले हुआ ये वाला एक्शन, और ये वाला एक्शन बाद में हुआ है। ये पहले अपने घर से निकल चुका, उसके बाद राहुल उससे मिलने पहुंचा है। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, अर्लियर ऑप्शन, अर्लियर वाला हो गया। और आप यहाँ देखेंगे दोनों ही किस में दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब आपने टाइम गैप तो यहाँ पे शो ही नहीं किया कि ये एक्शन पहले परफॉर्म हुआ और ये बाद में हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक करने का तरीका क्या है, हम जानते हैं जो हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में होता है, दैट मीन्स यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा अर्लियर एक्शन होता है ये किस में होना चाहिए, परफेक्ट में होना चाहिए। और परफेक्ट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम हटाएंगे वेंट को, और यहाँ पे आप लगाएंगे हैड गॉन टू द मार्केट। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट करेगा चीज़ों को कि हाँ ये वाला जो एक्शन है ये पहले हुआ है और ये वाला एक्शन जो है वो बाद में हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आई होंगी एग्जाम्पल। नेक्स्ट को देखते हैं, द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो यहाँ पे तो आप और अच्छे से समझ पाए कि जो चोर थे वो भाग गए जब पुलिस आई उसके आने से पहले, यही मतलब है। तो आप देखेंगे कौन सा एक्शन पहले हुआ, पुलिस का आना या चोर का भागना। तो हम देखेंगे जो चोर का भागना था वो पहले हो गया पुलिस के आने से, दैट मीन्स ये वाला हमारा क्या हो गया, अर्लियर ऑप्शन, अर्लियर एक्शन हो गया या वर्ब हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सब्सिक्वेंट एक्शन। ठीक है, तो अब आप जब इसे करेंगे तो हम जानते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन हमारा किस में होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, V2 में होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ केम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो किस में है, इस वाले पोर्शन में है, अर्लियर एक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे रन गिवन है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है,
दैट मीन्स आपको इसे क्या करना पड़ेगा, ठीक करेंगे। ठीक करने का तरीका क्या है कि इसे हमें किस में लेके जाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और परफेक्ट में जब चीज़ें जाती हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या आता है, हैड प्लस में V3, ठीक है। तो आप इसे ठीक करेंगे, यहाँ से हम रन को रिप्लेस करेंगे किससे, हैड। रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है रन, तो यहाँ पे आ जाएगा रन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप दोनों ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गए होंगे। अगर अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ये भी 2022 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखेंगे विच इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेंटेंसेस। तो ये CDS में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला पेयरिंग है वो सही है। पहले वाले को देखते हैं पहले। जो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ गिवन है प्रिया रीच्ड द स्टेशन। रीच्ड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी चीज़ें किस में, सिंपल पास्ट में है। और दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं। मीनिंग समझते हैं इसका, प्रिया रीच द स्टेशन, द बस लेफ्ट बिफोर हर। तो प्रिया, अब कौन सा एक्शन पहले हुआ, बस का जाना या प्रिया का पहुँचना। तो जाहिर सी बात है कि बस का जाना पहले हुआ, ठीक है, और बाद में प्रिया स्टेशन में पहुंची। तो यानी कि यहाँ पे एक्शन तो हमें समझ में आ रहा है कि एक एक्शन पहले हुआ है, एक एक्शन बाद में हुआ है। तो अगर चीज़ें दो अलग अलग टाइम पे हुई हैं तो उनको दो अलग अलग टाइम पे शो भी तो करना पड़ेगा। ये दोनों ही किस में होगा, सिंपल पास्ट में, यानी कि इसका मतलब दोनों एक्शन एक साथ हुए, एक साथ तो नहीं हुए। तो अब इतना तो हमें समझ में आए कि ये वाला जो एक्शन है ये किस में है, बस का जाना, बस लेफ्ट, ये एक्शन हमारा पहले हुआ है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्लियर एक्शन हो जाएगा। और ये वाला जो एक्शन है रीच द स्टेशन, ये हमारा कैसा हो गया, सब्सिक्वेंट हो गया। और जो सब्सिक्वेंट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही होता है। और यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें होती है किस में होती है, हेड में होती हैं। तो चेक करेंगे हेड प्लस V3 में होना चाहिए। तो चेक करते हैं ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे हेड रीच लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हेड आ गया। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों परफेक्ट में ही चला गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में है और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो ये भी नहीं हो सकता। अभी हमने देखा ये तो क्वेश्चन में ही हो रखा है, तो फिर इसे इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत थी। अगर यहाँ पे भी दोनों चीज़ें सेम ही चीज़ें में चल रही हैं, बस इनको आगे पीछे अरेंज कर दिया गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है, पहले वाले ऑप्शन में आप देखेंगे प्रिया, व्हेन प्रिया रीच द स्टेशन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, सब्सिक्वेंट एक्शन था, इस फॉर्म में ही होना चाहिए था। सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे द बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या है, बस क्या हो चुकी है, जा चुकी है ना। तो यस, ये हमें किस में चाहिए था, परफेक्ट में चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी को भी चेक कर लेते हैं। बी में आप देखेंगे ये पहले हैड रीच आ गया, तो नहीं, ये हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है और सब्सिक्वेंट एक्शन हमारा सिंपल पास्ट में होता है, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो बचा कि हमारे पास ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि दोनों बातें आप अच्छे से समझे। ये हमें चाहिए था हेड प्लस V3 में, तो ये V3 में ही है, और ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, ये इसी में है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने कुछ 4 से 5 रूल पढ़े। आई होप कि सारे रूल्स आपको अच्छे से क्लैरिफाई होंगे। हमने बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को समझा है और उन्हीं रूल्स को लिया है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क पूछे गए हैं एग्जाम में। इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया है कि आप देखेंगे बहुत ही करेंटली पूछे गए क्वेश्चन थे 2022 में, 2023 में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।